बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं लर्न बायोट्रिक्स। लर्न बायोट्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल की कुछ ऑर्गेनेलिस हो चुकी हैं और कुछ ऑर्गेनेलिस जो है वो हम आज के लेक्चर में और कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिस स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड को क्लियर करेंगे, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा रिलेशन जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा हो, तो इस रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। और ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है ये साइंटिस्ट ने दी है प्रोकैरियोटिक सेल से किस तरह यूकैरियोटिक सेल बने। इनके लिए उन्होंने एविडेंसेस दिए जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में हम कहते हैं कि ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, बदमाश प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत भूखा मुंह खोले खुराक की तलाश में ये इधर उधर घूम रहा है। इसने देखा एक छोटा सा बेचारा छोटा सा प्रोकैरियोट, ये भी प्रोकैरियोट ही है लेकिन मासूम सा छोटा सा, अपनी जिंदगी से परेशान रो रहा है कि कहीं मुझे कोई खा ना ले। जब इस हंग्री प्रोकैरियोटिक सेल ने इसे देखा तो ये बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो मिल गया शिकारी। कैरियोटिक सेल, दिस इज आल्सो अ स्मॉल प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल का आप लोगों को पता है कि वो सेल जिसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। तो इसने जो मुंह इतना बड़ा खोला हुआ है और इसने क्या किया, इस मासूम प्रोकैरियोटिक सेल को निगल लिया। अब ये आया इसके पेट के अंदर। दिस इज हंग्री प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो है ये है मासूम सा प्रोकैरियोटिक सेल जो अब आया इस बदमाश के पेट में, इस भूखे सेल के पेट में आया। तो ये रोता हुआ इसने रिक्वेस्ट किया इस हंग्री प्रोकैरियोटिक सेल से, काइंडली मुझे जिंदा रहने दो। इसने कहा क्यों क्यों भाई, आप मेरे लिए क्या फ़ायदा आप कर सकते हैं, मुझे क्या फ़ायदा दे सकते हैं। इस मासूम से प्रोकैरियोटिक सेल ने बोला कि नेचर ने यानी अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी खूबी दी है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा कर सकता हूँ। तो इसने कहा चलो मैं तुम्हें फिर ज़िंदा रहने छोड़ देता हूँ, ज़िंदा रहो फिर, लेकिन क्या फ़ायदा दे सकते हो। इसने कहा कि मैं ग्लूकोज को तोड़ के वो ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकाल सकता हूँ, एटीपी बना सकता हूँ। तो इस हंग्री प्रोकैरियोटिक सेल ने इसे कहा चलो ठीक है हम दोस्ती कर लेते हैं, तुम मेरे अंदर ही रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा और तुम मुझे क्या दो, तुम मुझे ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी दो। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बना। सेम इसी तरह सेम ये जो है यानी इसी तरह एक और ऑर्गेनेली है जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वो भी किसी ज़माने में एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। सेल नाउ वी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट
इसका भी कुछ किस्सा यूं ही है कि इस सेल ने इनको भी निगल लिया, ये भी आया इनके पेट में, ये भी परेशान। अब इसने भी यही रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी जिंदा रहने दो, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तो इसने कहा चलो ठीक है, मेरे पास 2 नौकर आ गए, वो मेरे लिए काम करेंगे। लेकिन दोस्ती का हाथ भी इसने भी बढ़ा लिया कि मैं आप दोनों की हिफाजत करूँगा। इसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सन की एनर्जी को यूज़ करके, ये सन है, सन की एनर्जी को यूज़ करके H2O और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना के दूंगा, तुम्हें ग्लूकोज बना के दूंगा। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेल से इसने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है खुराक की तलाश में, मैं दूंगा तुम्हें ग्लूकोज बना के दूंगा, यानी सन की मौजूदगी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज बना के दूंगा। इसने कहा ये जो सेल है, जो पहले वाला सेल है, इसने कहा मैं इस ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना के दूंगा, एनर्जी। एनर्जी बना के दूंगा। तो ये बदमाश, ये भूखा सेल तो बड़ा खुश हुआ कि एक मुझे ग्लूकोज बना के देगा और दूसरा जो है वो मुझे इस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी देगा। तो इस तरह इन्होंने एक रिलेशन बनाया जिसे एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। और चूंकि ये तीनों जो है ये अपने ज़माने में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। ये भी और ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है जो ग्लूकोज बना के दे रहे हैं, जिसे आजकल हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसे हम आजकल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये भी किसी ज़माने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था। और ये बड़ा हंग्री प्रोकैरियोटिक सेल, ये तो है ही प्रोकैरियोटिक सेल। अब क्या हुआ, जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म यानी दोनों प्रोकैरियोटिक सेल इस हंग्री प्रोकैरियोटिक सेल के पेट में गए तो एक नई बात हुई। क्या, ये तो जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरियाज के बॉडी पर क्या होता है, बॉडी किस चीज़ से कवर होती हैं, सेल वॉल भी होता है, लेकिन इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन भी होती हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, ये गया इनके अंदर। तो इसी तरह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो आई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिस सेल के अंदर आई, उस सेल को अब हम प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बल्कि यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। आई समझ में बात। अब एविडेंसेस क्या हैं कि ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, अब अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं या क्लोरोप्लास्ट हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को ले तो माइटोकॉन्ड्रिया की बॉडी में क्या होता है, ये हमने लिया माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमने लिया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बॉडी में जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने बोला कि ये प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जब डीएनए प्रेजेंट है तो इससे आरएनए भी बनेगा। ये है आरएनए। जब आरएनए है तो इससे क्या बनेगा, इससे प्रोटीन भी बनेंगे। डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को, आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो ये अपने लिए खुद, ये ऑर्गेनेली जो है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलते हैं, जो पहले किसी ज़माने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था, ये खुद अपने लिए प्रोटीन भी बना सकता है। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, इसके जब राइबोसोम को निकाला गया तो देखा गया कि इसके राइबोसोम्स जो है वो है
इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। ये है 70S। जिस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल में कितने राइबोसोम्स होते हैं, कितने वो एस राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी 70S राइबोसोम्स होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में कितने एस राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं। अच्छा, कुछ बुक में लिखा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होते हैं और कुछ में लिखा होता है 55 या 50S राइबोसोम होते हैं। तो बच्चों 70S राइबोसोम जो है वो प्लांट और एनिमल्स, वो प्लांट और दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स होते हैं। जबकि जो मेमेलियन है, जो एक्सेप्शन है, मेमेलियन के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनके राइबोसोम में 55 या 50S राइबोसोम होते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लें। कई बुक में 70S लिखा होता है और कहीं पे 50 या 55 लिखा होता है। तो इन एविडेंसेस की वजह से ये एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी जो है वो वजूद में आई कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल पहले आए, उन प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल ने निगल लिया और इसी तरह ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस बनी उनसे और यूकैरियोटिक सेल बने। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इनको डिटेल में अब पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली है और इसको सबसे पहले कॉलिकर ने मसल सेल में देखा। कुछ बुक में 1850 यानी केपी की जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर की उसमें 850 लिखा है और नेट पे मैंने सर्च किया तो वहाँ पे 857 लिखा है। कॉलिकर ने मसल सेल में देखा कि ऐसे कुछ थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स हैं 857 में। जब कोई सेल या कोई चीज़ दरियाफ्त होती है, डिस्कवर होती है, तो उनके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लग जाते हैं और हर एक साइंटिस्ट का अलग काम होता है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जब डिस्कवर हुआ तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया, तो डिफरेंट नाम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कॉलिकर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, इसके बाद जो नाम दिया वो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया माइटोकॉन्ड्रिया और कई साल बाद इसका नाम पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब है थ्रेड, मीनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रैन्यूल्स, यानी कुछ थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स हैं जो कि सेल में पड़ी हुई हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में डिफरेंट नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास हो सकते हैं। ये सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है, यानी अगर सेल ज़्यादा काम करता है, उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे। और शेप जो है वो भी हर एक सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया का हर ऑर्गेनिज्म में शेप डिफरेंट होता है। वेसिकल हो सकते हैं, रॉड शेप होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड कॉर्पसल में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। रेड ब्लड कॉर्पसल ऐसे होते हैं, ऐसे सेल्स तो हम नहीं बोलते लेकिन चलो यहाँ पे बोल लेते हैं कि ऐसे सेल होते हैं जिसने अपने अंदर न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीज़ों को स्पिट आउट करके स्पेस बनाने के लिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जा सके, इसलिए इसने ये सारी चीज़ें जो है अपने अंदर से आउट कर ली होती हैं। तो आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे है और ये कैसे काम करता है। ये हमने लिया एक यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है जिसने निगल लिया था सेल, अब इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आ गई है, तो ये बन गया है यूकैरियोटिक सेल। ये है यूकैरियोटिक सेल।
इसके अंदर हम बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा अगर ये प्लांट सेल है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, जितनी भी सेल में ऑर्गेनेलिस होंगी वो सारी की सारी प्रेजेंट होंगी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ताकि हमारे लिए जगह बची रहे। ये हमने लिया माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली। इसके अंदर ऐसे एनफोल्डेड होके ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। और इन इनर मेम्ब्रेन में जो फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन सी बनी होती हैं, ये इनको बोला जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टिया। अब ये है क्या, इसका ल्यूमेन, दिस वी कॉल ल्यूमेन या मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। ये सिर्फ एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं F1 पार्टिकल्स। इनका फंक्शन भी मैं बताऊंगी अभी। ये है सेल का साइटोप्लाज्म। अब सेल के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट भी होगा। अगर ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, सन की एनर्जी को लेके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के उससे ग्लूकोज बनाना होता है। या अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल तो सन की एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते कि उनसे ग्लूकोज बनाएं। तो एनिमल सेल या और ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के, यानी हम रोटी खाते हैं, रोटी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा सालन खाते हैं, मुर्गी की टांग खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। उसमें क्या होता है, उनमें उसको हम ब्रेक डाउन करके हम ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जब हमारे सेल में आता है तो क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोज आ गया या प्लांट का ग्लूकोज है। ग्लूकोज में चूंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला जब हम लिखते हैं C6H12O6। इसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं, नजर आ रहा है, इसमें है टोटल मॉलिक्यूल जो है वो है 6 कार्बन के। कार्बन एटम जो है वो टोटल मॉलिक्यूल नहीं, कार्बन एटम जो है वो 6 हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस को जो साइटोप्लाज्म में होता है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड आता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। तो अच्छा बच्चों, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के सेल में जो होते हैं उसमें वो होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये आया ग्लूकोज, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने से क्या होगा, बॉन्ड टूटने से एटीपी रिलीज होगी और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा हो गया। ये 2 मॉलिक्यूल जो है ये किस चीज के हैं, दीज आर पायरोविक एसिड। और 3 यहाँ पे 6 कार्बन थे हमारे पास, यहाँ पे 3 यानी ये 6 कार्बन ब्रेक डाउन हो के दरमियान में से 3 इन्होंने कार्बन मॉलिक्यूल बना लिया जिसे हम पायरोविक एसिड बोलते हैं। और ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आएंगे और इससे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। और ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है
वो कहाँ पे होता है, उसे हम बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में ये होता है जो कि एनएरोबिक होते हैं। एनएरोबिक का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बैक्टीरिया, उनको क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा और ये एनएरोबिक और एरोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चूँकि हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेल के अंदर जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी हासिल होती है, तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। जबकि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये क्या है, ये ब्रीदिंग है। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है बच्चों। अब ये यहाँ पे एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, यानी दोनों में, एरोबिक रेस्पिरेशन भी में वाले ऑर्गेनिज्म में भी यही होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें ये पायरुविक एसिड मज़ीद जाके कहाँ पे जाएगा, ये पायरुविक एसिड ये आया यहाँ पे इस ल्यूमेन में। इस ल्यूमेन में एक चक्की होती है, इस चक्की में ये जो पायरुविक एसिड है, इनके मॉलिक्यूल्स जो है क्या होंगे, इसको पीसा जाएगा, यहाँ से एंटर होकर इसको पीसा जाएगा। इस चक्की का नाम है क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल में इसको पीसा जाएगा, और जब इनको पीस लिया जाता है तो यहाँ से क्या बनता है, कुछ एटीपी, कुछ NADH और कुछ FADH के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब ये NADH और FADH जो है ये हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, इसमें एनर्जी बड़ी होती है, ATP बड़ी होती है। एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH हम जब इनको लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यानी आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, तो इनसे हम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH से 3 ATP और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH से हम निकालेंगे 2 ATP। तो यहाँ से क्रेब्स साइकिल से जो NADH और FADH आएगा उनको हम लेके जाएंगे कहाँ पे, ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो क्रिस्टल के फॉर्म में है, यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्सेस लगे होंगे, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4। इन कम्प्लेक्स में क्या होगा, हम बॉल खेलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन खेलेंगे। इलेक्ट्रॉन खेलने का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा और फिर तीसरा इसे दूसरा लेगा और फिर देगा और फिर लेगा, इस तरह। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में हमारे पास आती जाएगी। और क्या होता है, ये ATP जो है जो ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होके एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म में कितनी ATP बनते हैं, 38 ATP। 38 ATP एक ग्लूकोज को तोड़ने से बनते हैं, यानी एक 6 कार्बन का कंपाउंड जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके मुख्तलिफ स्टेप में आखिर में हमारे पास जो ATP बनेगा वो है 38 ATP। ये 38 ATP जो है ये क्या होता है, इससे जो जितनी कैलोरी की एनर्जी हमारे पास आएगी उनमें से कुछ एनर्जी जो है वो क्या होगा कुछ एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी को हीट अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो एनर्जी है वो इसमें बाकी कामों के लिए यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, जिन ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती या जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया इसमें। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर जैसे पहले मैंने बता दिया डबल स्टैंडर्ड
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये रिप्लिकेट होता है और इस तरह एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है बाय फिशन या फिर बडिंग के ज़रिए। और इसका लाइफ स्पेन तकरीबन 12 to 15 डे होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, उससे वे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, फिर इस तरह 4 और इनकी फिर डेथ हो जाती है। और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, F1 पार्टिकल का काम क्या है। F1 पार्टिकल जो है ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो F1 और F0 इसके अंदर होता है। एक साइड को F0 बोला जाता है, एक को F1 बोला जाता है। ये क्या करता है इसमें एंजाइम होते हैं जिससे क्या बोला जाता है ATP सिंथेटेज। बस इतना आप लोग याद करें, इतना ही आप लोग ये कोर्स में है। फिर हम नेक्स्ट उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि F1 पार्टिकल का काम क्या है। F1 पार्टिकल ATP सिंथेटेज यहाँ पे होता है जो कि ATP बनाने में हेल्प करता है। तो ये था आज का हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक, जो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरे ऑर्गेनेली के साथ। अल्लाह हाफिज़।